मॉर्निंग भारत, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज, जहां हम आपके लिए तमाम अखबारों की खबरें लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत संरचना के स्तर पर बेहतर कार्य योजना की शुरुआत सोमवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के रूप में की। अपने संसदीय क्षेत्र काशी के मेहंदीगंज से भारत को आयोग बनाने के लिए जिस स्वास्थ्य मिशन का उन्होंने शुभारंभ किया, उसकी परिधि में देश का हर जिला आएगा। कोरोना से सबक लेकर भारत में समावेशी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करीब 64,000 करोड़ की इस योजना का ध्येय जिला और ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है। उन्होंने काशी में रिंग रोड का लोकार्पण करने के साथ ही लोगों को घाटों के सुंदरीकरण, नदी तट का विकास और बायोगैस प्लांट समेत 5,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उपहार दिया है। इससे पूर्व सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों को कटघरे में खड़ा किया है। वाराणसी में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी बड़ी योजना की शुरुआत के लिए काशी से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। उनका संबोधन 3 बातों पर केंद्रित था: आयोग भारत के साथ देश में रोजगार के अवसर पैदा करना, अभाव से आगे बढ़कर आकांक्षा की पूर्ति करना और समाज के हर तबके के लिए सस्ता और मुफ्त इलाज उपलब्ध करना। तभी उन्होंने यह कहा कि 70 साल में जितने डॉक्टर बने उतने 10 से 12 साल में अब बन जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दो टूक कहा कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, बात होगी तो यहाँ के युवाओं से होगी। गृह मंत्री ने बार बार पाकिस्तान का राग अल्पाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कश्मीरी केंद्रित सियासी दलों को भी अच्छी तरह से समझा दी है। गृह मंत्री ने गांदरबल जिले में कश्मीरी पीड़ितों की आराध्या देवी मां शीर भवानी के मंदिर में भी माथा टेका और जम्मू कश्मीर में शांति व खुशहाली की प्रार्थना की। वहीं जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गृह मंत्री ने शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के विभिन्न सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हालात को लेकर बहुत ही कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ दिल खोल कर बात करना चाहता हूं, इसलिए आज ना कोई बुलेट प्रूफ है और ना कोई सुरक्षा। अपना भाषण शुरू करने से पूर्व उन्होंने मंच पर लगी बुलेट प्रूफ कांच की दीवार को हटवाते हुए कहा कि इससे सीधा संवाद नहीं होता, यह एक तरह की रुकावट है और हमें यही दूरी खत्म करनी है। बुलेट प्रूफ दीवार के हटते ही वहां मौजूद लोगों ने उनके उस व्यवहार के लिए तालियां बजाकर उनकी सराहना की। गृह मंत्री ने कहा कि आज सुबह ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि फारूक अब्दुल्ला ने भारत को पाकिस्तान की सरकार से बातचीत की सलाह दी है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बात करनी है तो मैं घाटी के अपने भाई बहनों और युवाओं से करूंगा, इसलिए मैंने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आर्यन खान मामले की जांच कर रहे नैर्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्र निदेशक समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने उन पर आरोपों की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं, जिनमें दावा था कि वानखेड़े और कुछ अफसरों ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे थे। वहीं अब एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र के उप महानिर्देशक डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें गवाह प्रभाकर सेल का अल्फनामा तथा मुंबई स्थित डीडीजी की रिपोर्ट मिली है, इसका संज्ञान लिया जाएगा। जांच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या समीर वानखेड़े मादक पदार्थ मामले की जांच जारी रखेंगे, इस पर सिंह ने कहा कि हम जांच और उनसे संबोधित सबूतों के मामले पर ही हम फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 3 संसदीय दल शास्त्री दर्ज करने के लिए मुंबई जा सकता है। इधर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा कि उन्हें एक मंत्री की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि एनसीबी ने उनके दामाद को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरगामी परिणाम वाले एक फैसले में कहा कि सजा के बाद अपील के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामला खत्म कर सकते हैं। मामले में पूर्ण न्याय के लिए हाईकोर्ट
सीआरपीसी के धारा 442 में प्राप्त शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्ति के तहत मुकदमा समाप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत SC/ST अत्याचार निरोध कानून में दोषी व्यक्ति का मामला समाप्त करते हुए उसे सजा देने का हाईकोर्ट और निचली अदालत का फैसला रद्द कर दिया। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि तय कानून के मुताबिक SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमा समझौते के आधार पर समाप्त नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश NV रामन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली के पीठ ने मध्य प्रदेश के एक मामले में दोषी रामातवर की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। रामातवर को निचली अदालत और हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 महीने का कारावास और 1000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई थी। उस पर शिकायतकर्ता को जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने का आरोप था। रामातवर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ हुए समझौते को पेश कर कोर्ट ने केस खत्म करने की अपील की गई थी। रामातवर की वकील आभा शर्मा का कहना था कि ये वास्तव में दो पड़ोसियों के बीच बाउंड्री वॉल को लेकर हुए दीवानी विवाद पर मामला है, जिसके बाद में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करा दिया गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समझौते के आधार पर मामला बंद करने और आरोपी को राहत देने की दलील का जोरदार विरोध किया गया था। कांग्रेस ने जनता से की गई अपनी प्रतिज्ञाओं की श्रृंखला में एक और चुनावी वादा किया है। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को घोषणा की, कांग्रेस के सत्ता में आने पर प्रदेशवासियों का किसी भी बीमारी में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी खर्च किया जाएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत सबने देखी है। इसलिए उपरोक्त कांग्रेस ने पार्टी की घोषणा पत्र समिति के सहमति से यह निर्णय किया कि उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के सबसे ज्यादा भयावह उत्तर प्रदेश में थी। भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से लोगों को समय से ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड नहीं मिल सके। इससे लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। सरकार की बदजामी के और कई तैयारियों न होने से जांचें महंगी हुई, ऑक्सीजन और दवाओं की जमकर कालबाजी हुई, लोग महंगा इलाज करने के लिए मजबूर थे और उस समय सरकार से जनता की कोई मदद नहीं की। बकौल प्रियंका, प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और पहले से बदहाल अव्यवस्था के कारण लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मध्यम वर्ग हो गया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य वर्ग सभी महंगा इलाज करा पाने से असमंजस है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता के हित में इस महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। बता दें कि इससे पहले प्रियंका 7 प्रतिज्ञा कर चुकी हैं। इसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से 40% टिकट महिलाओं को देना शामिल है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्वीडन के 6 जहाज पहली बार 4 दिवसीय यात्रा पर रविवार को श्रीलंका के त्रिकर्मोलिक पहुंचे। इसके उद्देश्य लक्षद्वीप रक्षा सहयोग मजबूत करना व साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। भारतीय जहाज ऐसे समय में श्रीलंका पहुंचे हैं जहां चालबाज चीन द्वीपीय राष्ट्र के साथ रक्षा संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय उच्च आयोग ने एक बयान में कहा, यह यात्रा लक्षद्वीप संबोधन के इतिहास में मील का पत्थर है। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय नौसेना के जहाज श्रीलंका पहुंचे हैं। प्रशिक्षण भारत श्रीलंका लक्षद्वीप रक्षा सहयोग के सबसे मजबूत शास्त्रीय सद्भाव में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष के दृष्टिकोण के अनुरूप यह यात्रा दोनों देशों के लोगों में संपर्क बढ़ाने और रक्षा कर्मियों के बीच सौहार्द व मित्रता को प्रगाढ़ करने की सकारात्मक योगदान देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि डिफेंस एक्सपो का अगला संस्करण यह दिखाएगा कि भारत रक्षा अनुसंधान और विकास, उत्पादन और सेना के इस्तेमाल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू कर क्या हासिल करने में सक्षम है। अगले साल 11-13 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। एक्सपो का ये 12वां संस्करण होगा। आगामी एक्सपो पर
राजदूतों की एक बैठक को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात 334% तक बढ़ गया है। इस समय भारत 75 से अधिक देशों के सैन्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा निर्यात प्रदर्शन हमारे रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का मजबूत संकेत है। असम में डिटेंशन सेंटर पूरा कर उसमें विदेशी को रखने के विषय में गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो सका है। सरकार ने डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा है। इस लिहाज में डिटेंशन सेंटर नवंबर में तैयार हो जाएगा। इस डिटेंशन सेंटर को ट्रैजिक कैंप भी कहा जा रहा है और इसमें असम में घुसपैठ करके आए विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। इन विदेशी नागरिकों में ज्यादातर बांग्लादेश के हैं। असम के गृह विभाग के अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य के ग्वालपाड़ा जिले के माती इलाके में डिटेंशन सेंटर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह सेंटर 25 एकड़ जमीन पर 64 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। इसमें 3000 विदेशी घोषित लोग हैं। इनमें से बच्चों के लिए अलग से स्कूल, अस्पताल का इंतजाम भी होगा। इसके अतिरिक्त भी सेंटर में निरुद्ध लोगों के लिए कई सुविधाएं होंगी। राज्य सरकार ने कुछ निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने और कुछ औपचारिकताओं के लिए हाई कोर्ट से थोड़ा और समय मांगा है। हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को राज्य सरकार को 45 दिन में डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए कहा था। डिटेंशन सेंटर के निर्माण से संबोधित याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस कल्याण राय सुराना ने यह निर्देश दिया था। डिटेंशन सेंटर तैयार करने के लिए हाई कोर्ट का दिया समय पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी बचा है। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट से निर्माण कार्य पूरा करने और सेंटर में विदेशियों को पहुंचाने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा है। इस डिटेंशन सेंटर का ट्यूजिक कैंप के निर्माण के संबंध में राज्य के गृह एवं राजनीतिक मामलों के विभाग ने जून 2009 में अधिसूचना जारी की थी। इसमें राज्य की विभिन्न सेंट्रल जेलों के कैद विदेशी नागरिकों को लाकर रखा जाना है। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर के किए जाने केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द करने के लिए पंजाब सरकार विधानसभा का विशेष पत्र बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा और सत्याग्रह भी होगा। इतना ही नहीं, कृषि कानून को भी सत्र में रद्द कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अध्यक्षता में सोमवार को हुए सर्वदलीय बैठक में शामिल पार्टियों ने सरकार को इस मुद्दे पर समर्थन दिया। शिरदाल से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा और प्रेम सिंह चमुंद्राजारा, आपसे सांसद भगवंत मान, नेता विपक्ष हरपाल चिम्मा व अमन अरोड़ा मौजूद रहे। भाजपा ने बैठक का बहिष्कार किया। कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरकत की। पंजाब भवन में करीब 3.5 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। 1-2 दिन में कैबिनेट बैठक बुलाकर 10 से 15 दिन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाएगा और विशेष सत्र में केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द किया जाएगा। चन्नी ने कहा कि वह पंजाब के लिए कुर्सी और ओहद का त्याग करने के लिए भी तैयार हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो इससे पहले राज्य का माहौल खराब होता है। केंद्र का फैसला राज्य के अंदर एक और राज्य खड़ा करने वाला फैसला है और एक तरफ राष्ट्रपति शासन ही नहीं, केंद्र सरकार राज्यों के मालिकों अधिकारियों छीन रही है। सिद्धू ने बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि बीएसएफ द्वारा 240 लोगों को यातना देने वाले मामले में सामने आए हैं और 60 व्यक्तियों को तोड़ मार ही दिया गया। केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से पंजाब एंट्री करना चाहती है क्योंकि पंजाब में भाजपा और राजनीतिक आधार खत्म हो गया है। चन्नी के उपरक्षित में सिद्धू ने कहा कि घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, सभी पार्टियों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया जाएगा। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद रविवार को शाम को पटना आए। सैटेलाइट के जरिए उनकी सहेली पहुंच गई थी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्तचरण दास के लिए उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया था। विरोध इतने पर ही जवाबी हमले में जुट गए। चरम बाकी था। बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने इस पर पूरा किया। उनका दावा है कि यही हाल रहा तो तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते। देर रात तक तेज प्रताप का धरना चला। विरोधी उत्साह से भर उठे। तेजस्वी के समर्थकों ने सिर थाम लिए। पता चला कि आग बुझ नहीं पाई थी, अंदर चिरागी दबी थी तो भड़क गई। देखते ही देखते तेजस्वी
निष्पक्ष में और लालू सामने आ गए थे। ये कोई और नहीं लालू प्रसाद ही है, जिन्हें सामने रखकर वर्ष से राज्य की चुनावी राजनीति हो रही है। उत्कर्ष के बाद 2020 का पहला विधानसभा चुनाव था, जिसमें लालू नहीं थे, शरीर से नहीं थे, बैनर पोस्टर पर नहीं थे, उनका प्रतिनिधित्व तेजस्वी कर रहे थे। गैर हाजिरी लालू विरोध के केंद्र नहीं बन सके, नतीजा तेजस्वी के हक में आ गया। राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभारे, महागठबंधन की अच्छी कामयाबी मिली। विधानसभा के उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल दबाव में है, लेकिन लालू ने आने से दबाव कम महसूस होने लगा है। कारण है बकचाहन वाले बयान पर और राजद के स्थापित हो रहे नेतृत्व के खिलाफ धरना। विपक्षी बता रहे हैं कि कुछ खास नहीं बदला है, कभी सत्ता मिली तो यही शैली रहेगी, वही पात्र रहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भरोसा है कि लालू प्रसाद प्रचार में आए तो और अवसर मिलेगा, वह शांत रहेंगे, लेकिन जोशाली समर्थन ऐसा कुछ कर देंगे जिसके जरिए जनता को बताया जाएगा कि राजद में उपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सोच समझकर वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी ने पौत्र राजेश पति त्रिपाठी और प्रपोत दलित तपेशपति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़कर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही ममता ने 15 नवंबर के बाद उत्तर प्रदेश जाने की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे। सोमवार को सिलीगुड़ी स्थित मीन सचिवालय उत्तराखंड में जब दोनों नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा, तब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी मौजूद थे। इस दौरान राजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ टीएमसी के एक बड़ा ताकत के रूप में उभर रही है। ममता बनर्जी ही भाजपा को चुनौती दे सकती हैं। कांग्रेस के संबंध में उन्होंने कहा कि वह अब कमजोर हो गई है, वह अब भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। आलम यह है कि कांग्रेस देश भर में भाजपा को चुनौती देने वाला नेता तलाश रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू अपने इस्तीफे का सस्पेंड खत्म करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने बतौर प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के साथ मीडिया को संबोधित भी किया। इस दौरान कहीं भी दोनों के रिश्तों में गर्माहट नहीं दिखी। बैठक में सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और सभी नेताओं से ज्यादा समय तक अपने विचार रखे। वहीं करीब 40 मिनट तक बोलते रहे। एक मौका ऐसा भी आया जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी सीट से उठकर चले गए और करीब 15 मिनट बाद वापस आए। बाद में मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने इशारों में चन्नी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। तीनों कृषि कानून को भी विधानसभा के विशेष सत्र से रद्द कर देना चाहिए। सिद्धू बोले, जयचंदो ने पंजाब को नुकसान पहुंचाया है। सभी को पता है कि ईडी कैसे नोटिस भेजता है। केंद्रीय एजेंसी ने तो मुख्यमंत्री को भी कठपुतली की तरह नचाया। सिद्धू ने मुद्दा उठाने के बाद चन्नी भी घोषणा कर दी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। चन्नी ने सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बताते हुए अपनी बात रखने का मौका दिया, लेकिन सिद्धू ने एक बार भी चन्नी का नाम नहीं लिया। इस्तीफे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा देश भर के प्रदेश अध्यक्ष की बुलाई बैठक में भी सिद्धू हिस्सा लेंगे।